हाय दोस्तों, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज से मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट को स्टार्ट कर रहा हूं और इस पे मैं आज बिल्कुल बेसिक की बात करूंगा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग सबसे पहले मैं आपको क्यों पढ़नी चाहिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग, मैं इससे बात कर लेता हूँ। डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगर आप जरा भी सोच रहे हैं कि आप 3.6 या उसके ऊपर LPA की कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं, तो बिना डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़े आपका काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। या इनफैक्ट बेसिक आइडिया तो लगभग हर पैकेज के लिए होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब रही बात कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग के एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है अगर आप किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हैं, तो एकदम मान के चलिए कि पक्का है, ठीक है। अब बात करते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग को मैं ऐसे कहूँगा कि एक कहावत है कि जो लोग अपना इतिहास नहीं याद रखते वो बार बार उन गलतियों को दोहराते हैं जो गलतियाँ उनके पूर्वज पहले कर चुके हैं। भाई, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, आप खुद से सोचिए। इतिहास हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो गलती करी उस गलती को हम दोबारा ना दोहराएं, ठीक है। अगर हम उस गलती को दोहराएंगे तो हम वही चीज़ बार बार रिपीट करते रहेंगे, हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो आप ऐसे समझिए इस बात को। मैं आपको एक एग्जांपल से इस बात को समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक पिता है, पिता का मतलब उसका एक बेटा है और वो पिता अपने जीवन में असफल रहा। असफल रहने का क्या मतलब है? असफल रहने का मतलब है कि वो उतना धन जीवन में नहीं कमा पा रहा है जितने से वो एक बेहतर ज़िंदगी जी सके। वो अभाव में जीवन जी रहा है, लेकिन वो चाहता है कि उसका बेटा पढ़े या उसकी बेटी पढ़े और एक अच्छा जीवन जीने के लिए तैयार हो। लेकिन अब हुआ क्या, वो अपने बेटे या बेटी से कह रहा है कि बेटा, इस समय इस उम्र में आपको पढ़ना चाहिए, तभी आप एक बेहतर जीवन जी सकते हो। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि उसका ऐसा अनुभव है, क्योंकि जब उसे पढ़ना चाहिए था तो वो नहीं पढ़ पाया किसी वजह से। अब जो भी उसका बेटा या बेटी है वो कह रहा है या कह रही है कि नहीं, मैं भी वही करके देखूंगी जो आपने किया था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं भी नहीं पढ़ूंगी। तो अगर वो भी यही गलती दोहराएगी तो आप खुद से सोचिए क्या होगा, ठीक है। ये होगा कि वो भी हो सकता है कि अपने जीवन में सफल ना हो पाए और वो भी उसी तरीके से जीवन जिए जैसे उसके पेरेंट्स जी रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हमारे पूर्वज, हमारे पापा, हमारे दादा या हमारे जो भी पूर्वज हैं वो हमें बताते हैं कि ये गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है। और अगर हम उन चीज़ों को अनुसरण करते हैं तो हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं और हम चीज़ों को बेहतर कर ले जाते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन एक टर्म है, बहुत टेक्निकल टर्म है, शुरुआत में समझ ही नहीं आता कि ऑप्टिमाइजेशन किस चीज़ को कहा जा रहा है। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है, सपोज करिए कि ऑप्टिमाइजेशन मल्टीपल डायमेंशन में आप बात कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई गाना गाता है, कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, तो आप कह सकते हैं बहुत ऑप्टिमाइज क्वालिटी है यार इसकी। कोई पढ़ाता है, कोई बहुत अच्छा पढ़ाता है, मुझे विकास दिव्यकीर्ति सर का लेक्चर बहुत पसंद आता है, तो इसका मतलब है कि मैं उसको बेहद ऑप्टिमाइज टीचर कहता हूँ, बहुत ही सधे ढंग से अपनी बात कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक है बेसिक और एक है ऑप्टिमाइज्ड। एक आदमी एक काम को करता है, वो मान लीजिए एक काम को 10 घंटे में करता है, लेकिन अगला उसी काम को 5 घंटे में करता है, तो इसका मतलब कि जो 5 घंटे में कर रहा है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। तो ऑप्टिमाइज का मतलब कि हमेशा एक बेहतर रिजल्ट आपको देगी। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक ऐसा अप्रोच है जो आपको हमेशा एक बेहतर रिजल्ट देती है। अब बेहतर रिजल्ट कैसे देती है ये हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर के डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्रक्स इतना है कि एक बार जो हम काम कर चुके हैं उस काम को दोबारा ना करें, ठीक है। और हम जो कर चुके हैं उस बात को हम याद रखें और जब वैसा कोई मौका आए तो हम, जैसे घर में जब कोई बातचीत होती है तो हम पिताजी से या बाबा से पूछते हैं ना कि बाबा इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, फिर बाबा बताते हैं कि ऐसा कर लो, तो वही हम कर लेते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि फिर आप वही करके देखेंगे, आपका समय और आपका एफर्ट खराब होगा, ठीक है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग इसी कंसेप्ट पे चलती है, ठीक है। अब देखते हैं
डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। प्री रिक्विजिट्स का मतलब क्या है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग को आप सीधा ऐसे नहीं पढ़ सकते। अगर आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहते हैं तो पहले तो आपको अपनी जिस भी लैंग्वेज पे आप जा रहे हैं उस पर एक बेहतर कमांड होना चाहिए आपको, ठीक है। चाहे आप C++ पे जाएं, पाइथन पे जाएं, जावा पे जाएं, जावास्क्रिप्ट पे जाएं, C# पे जाएं, गो पे जाएं, जहां मन करे वहां जाएं, लेकिन एक लैंग्वेज तो भाई साहब आपको ऐसे एकदम आना ही चाहिए। मान लीजिए मुझे आपको कोई चीज़ बतानी है और मैं आपको समझा ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे भाषा ही नहीं आ रही है, तो जब भाषा ही नहीं आ गई तो फिर बेकार है, फिर तो चाहे जितना थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में हो कोई मतलब नहीं है उस बात का। तो एक लैंग्वेज को एकदम कमांड कर लीजिए, वो आपकी चॉइस है। दूसरी है कि रिकर्जन पे बिल्कुल मास्टरी आपकी होनी चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि सबसे मैंने बात चालू कहाँ से करी, रिकर्जन से करी, और रिकर्जन के बाद मैंने आपको पढ़ाया बैक ट्रैकिंग। क्यों? क्योंकि रिकर्जन तो रिकर्जन है ही है, बैक ट्रैकिंग में भी रिकर्जन इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों कंसेप्ट ऐसे हैं कि अगर इसको आप ढंग से कर लें तो आपको रिकर्जन की एक बेसिक समझ डेवलप हो जाती है। और जब तक आपको रिकर्जन की बेसिक समझ डेवलप ना हो तो आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, आपको समझ ही नहीं आएगी। इसलिए रिकर्जन की आप सारी वीडियोस को देख लें, बैक ट्रैकिंग की देख लें, और सिर्फ देखें नहीं, मैं बार बार कर रहा हूँ, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। आप जैसे मैंने 5 प्रॉब्लम कराई है तो 5 प्रॉब्लम आप अपने तरफ से करिए, लीड कोड से, कोडसेप्ट से, हैकर रैंक से ढूंढ के आप अपने से करिए उन प्रॉब्लम्स को। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग या कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और अगर रिकर्जन आपको क्लियर नहीं होगा तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो क्लियर होने का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। दूसरी बात, अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग आप पढ़ेंगे बार बार, तो अगर जैसे आप अभी जाइएगा कोई बुक पढ़िएगा या कोई जाके ट्यूटोरियल पढ़िएगा, वहाँ बार बार एक कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम क्या है? वही जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि पिताजी ने एक गलती करी जिसकी वजह से वो अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम भी उसी गलती को कर रहे हैं, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। फिर मेरा बेटा हुआ, वो भी उसी गलती को करेगा, तो इसका मतलब है कि हम जहां पे थे वहीं पे रह जाएंगे। तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स का मतलब हम एक ही प्रॉब्लम को बार बार रिपीट कर, बार बार सॉल्व कर रहे हैं, जबकि उसका सॉल्व हो चुकी है एक बार। अरे भाई साहब, सॉल्व हो चुकी, जब पिताजी को पता है कि इस उम्र में, पढ़ने की उम्र में लफंगई करने से अच्छा जीवन नहीं चलेगा, तो हम पढ़ लें ना। समझ रहे हैं किसी बात को? ठीक है, तो बेहतर होगा कि हम उनके अनुभवों को इस्तेमाल करें। तो वही अनुभव जो बार बार, एक बार जो हो चुके हैं, उसी को अगर आप दोबारा करेंगे तो उसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, ठीक है। और दूसरा एक कंसेप्ट बार बार आएगा, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर क्या है? ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है कि पिछले रिजल्ट को इस्तेमाल करके नए रिजल्ट को बनाना। मेरे पिताजी ने मुझे एक घर दिया जो 1 फ्लोर का था, मैं अच्छा निकला, मैंने उस पर 1 फ्लोर और खड़ा कर दिया। मेरा बच्चा और अच्छा निकला, उसने उस 1 फ्लोर और खड़ा कर दिया, उसने एक और मल्टी स्टोरी खरीद ली। इसका मतलब है कि ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, मेरे पिताजी ने मुझे कुछ पास ऑन किया, मैंने उसमें कुछ ऐड किया, फिर मैंने अपने बेटे को पास ऑन किया। तो ये जो कंसेप्ट बोला जाता है इसको बोलते हैं ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कहीं पर कोई भी टेक्निकल बातचीत नहीं करी। अब मैं टेक्निकल बातचीत करूंगा अगले लेक्चर में, जहां पर इन चीज़ों का आप प्रैक्टिकली होते हुए देखेंगे। लेकिन मैंने महसूस किया कि ज़्यादातर लोगों को टेक्निकल बात पचती नहीं है। भाई साहब, पचाने की आदत डालिए, मेरा अनुभव है, मैं आपका बड़ा बुजुर्ग हूँ, इस अनुभव को मानिए, अदरवाइज आप भी ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।